आज आप लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन, इस चैप्टर का आज आपको एनसीईआरटी सवाल कराया जाएगा। तो इसमें से कुछ सवाल आपके एनसीईआरटी से हैं, कुछ सवाल आपके अनसॉल्व्ड पेपर में जो पूछे जा रहे हैं लगातार बोर्ड परीक्षाओं में, उनसे लिए गए हैं। तो इस क्रम में आप लोगों को एनसीईआरटी का सवाल कराया जाएगा। तो चलिए देखिए चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक, तो इस क्रम में देखो कुछ क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी के हैं और कुछ आपके अनसॉल्व्ड पेपर से रिलेटेड हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ये है, इसके पहले एक टॉपिक और आप पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको इसको हम बता देंगे। तो एक टॉपिक इसमें ये अभी हमको बताना बाकी था, CX बंध की प्रकृति। ये टॉपिक पहले आप क्लियर कर लीजिए, इसके बाद एनसीईआरटी करा रहे हैं। CX बंध की प्रकृति। देखो ये CX बंध क्या है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है? हेलो एरीन। लाइक एज देखो जैसे कि ये आपका है क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। तो यक्स यहाँ पर किससे Cl आपको क्या दिखा रहा है? ये यक्स है और बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच में है, यानी कि ये CCl बॉन्ड है, इसी को हम CX बॉन्ड भी बोलते हैं। तो CX बॉन्ड की प्रकृति आपकी ये किस तरीके से होती है, कैसे है, इस विषय में चर्चा की जाएगी। तो देखो आप हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति पढ़ चुके हैं। CX बंध की प्रकृति किसमें पढ़े हैं? हेलो एल्केन में। तो हेलो एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि आपका RX ये था। R क्या है? एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप में जुड़े कार्बन से सीधे हाइड्रोजन परमाणु अटैच होगा, उसको हेलो एल्केन का CX बंध बोलते थे। यहाँ पर हेलो एरीन में रिंग के कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु सीधे अटैच है, तो इसको हम हेलो एरीन का CX बंध बोल रहे हैं। ठीक, तो होता क्या है बच्चों कि हेलो एरीन में CX बंध अल्प ध्रुवीय होता है और इसकी क्रियाशीलता इससे कम होती है। कारण ये होता है, देखो इस क्लोरीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर चूंकि डबल बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। वही चीज अगर हम यहाँ देखें, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3Cl का, तो यहाँ पर पोलराइजेशन ध्रुवीयता ज्यादा दिखती है कंपेरिजन टू हेलो एरीन के, और यहाँ जो कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था होती है वो होती है sp3। ठीक, अब देखो होता यह है कि sp2 संकरण की वजह से इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर निर्मुक्त नहीं होते हैं, यानी विस्थापित नहीं होते हैं, जबकि यहाँ क्या होता है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर विस्थापित हो जाते हैं। ठीक, इस कारण वहाँ इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है, यहाँ इसकी क्रियाशीलता कम है। ये बल्कि होता है कि रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस तरीके का इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रह होता है। क्लोरोबेंजीन में रिजोनेंस उपस्थित होता है। ऐसे देखो यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड, तो ये देखो जो डबल बॉन्ड आ रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड, ये तो इसको आप लिखेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक, तो यहाँ पर रिजोनेंस हो जाती है, जहाँ क्लोरीन की ओर कार्बन के इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए था इसकी तरह से उल्टा होने लगता है, बल्कि क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। इस कारण रिंग में रिजोनेंस शुरू हो जाता है, यह अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने लगता है। बल्कि यहाँ क्या होता है, कार्बन से हाइड्रोजन की ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो क्या होगा, इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है
तो आप कहेंगे कि जो हैलोएरिन में CCl बंध है या CX बॉन्ड है, ये क्या होता है, कम एक्टिव होता है, यानी कि हैलोएरिन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें अल्प ध्रुवीयता के कारण इसकी क्रियाशीलता हैलोएल्केन से कम होती है या निम्न होती है। ये बातें आप लिख लेंगे CX बंध में। अब चलो इसके NCERT सवाल की तरफ चलते हैं। NCERT सवाल का पहला क्वेश्चन आपका इसी पे रिलेटेड है, जिस टॉपिक को आपने अभी देखा कि द्विध्रुव आघूर्ण या इसका डाइपोल, इस पे रिलेटेड आपका पहला सवाल है, हम बता रहे हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन ये है, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है क्यों? सवाल सुनिए, कह रहा है साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, ये है आपका साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, ये है आपका क्लोरोबेंजीन। सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है क्यों? तो इसमें आप क्या लिख पाएंगे, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है क्यों? ध्यान दो, इसको बल्कि हम 3 बार दिखा सकते हैं ऐसे। ये पहला सवाल है आपका, ये है साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड और ये है आपका क्लोरोबेंजीन। कह रहा कि साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण क्लोरोबेंजीन से अधिक है या क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कम होता है। रीजन क्या है? देखो, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में कार्बन क्लोरीन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के मध्य हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। तो sp2 संकरण की वजह से, अब यही चीज है, देखो अभी हमने उसमें ड्रा किया था, इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे, बंध के इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, अभी हमने वहां बताया था आपको। तो देखो इसमें होता क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है इस तरीके से। तो देखो इसमें क्या जवाब देंगे आप कि साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में sp3 संकरण है और क्लोरोबेंजीन में sp2 संकरण है। sp3 संकरण में क्या, sp2 संकरण में क्या होता है कि क्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन विस्थापित होने की प्रवृत्ति कम होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर आ रहे हैं तो क्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन के विस्थापित होने की प्रवृत्ति कम होती है, जबकि साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में कार्बन से क्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन का विस्थापन आसानी से हो जाता है। तो ये sp3 संकरण है, वहाँ sp2 संकरण है, यहाँ अनसैचुरेटेड की स्थिति है, यहाँ सैचुरेटेड है। इस दशा में क्या होगा कि साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण क्लोरोबेंजीन से ज्यादा होगा। सवाल आपका ये था कि क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कम होता है। तो वही चीज आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण क्लोरोबेंजीन से अधिक होता है क्यों? तो इसका जवाब आप यही लिखेंगे कि क्लोरोबेंजीन में कार्बन हाइड्रोजन के मध्य sp2 संकरण होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर मुक्त नहीं हो पाते हैं, फलस्वरूप इसमें रिजोनेंस होता है, ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसके कारण क्या है, कार्बन से क्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन का स्थानीकरण नहीं होगा, जिससे इसका डाइपोल मूवमेंट कम होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आपका यह है कि ध्रुवीय होने के बाद भी एल्किल हैलाइड जल में विलेय होते हैं क्यों? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ध्रुवीय होने के बाद भी
एल्किल हैलाइड जल में विलेय होते हैं क्यों? कहा जा रहा है जो आपका एल्किल हैलाइड है ये ध्रुवीय है, ध्रुवीय होने के बाद भी जल में अविलेय होते हैं क्यों? ये सवाल है आपका। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय है फिर भी यह जल में अविलेय होता है क्यों? तो आपको एक जानकारी दे दिया जाए कि एल्किल हैलाइड ध्रुवीय तो है, निगेटिव आंशिक आंशिक पॉजिटिव होता है, ध्रुवीय तो है, लेकिन इसके अंदर इतनी टेंडेंसी नहीं होती है कि वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले या वाटर के दो अणुओं के मध्य, जैसे देखो वाटर के दो अणुओं के मध्य बनी हाइड्रोजन बंध को ये तोड़ दे। इसके पास दोनों तरीके की टेंडेंसी नहीं है। ना तो इसके पास ये टेंडेंसी है कि यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले इसके साथ, पानी के साथ, ना तो इसके पास ये टेंडेंसी है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ दे, किसका, जल के अणुओं के मध्य बनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ दे। दोनों तरीके की टेंडेंसी इसके पास ना होने की वजह से यह ध्रुवीय होने के बाद भी पानी में घुलनशील नहीं होता है। ध्यान दीजिए, कोई भी चीज, कोई भी यौगिक पानी में तब घुलेगा जब या तो वह पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, नहीं बनता है तो वह पानी में उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दे। दोनों दशा में वह जल में घुलनशील होता है। एल्किल हैलाइड अणु के पास आपके ना तो हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता है और ना ही बने हाइड्रोजन बंध को तोड़ने की क्षमता है, सो ये जल में अविलेय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण अनाद्र परिस्थिति में किया जाता है क्यों? क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल आपका है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण अनाद्र परिस्थिति को या तो लिखें शुष्क परिस्थिति, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण शुष्क परिस्थिति में किया जाता है क्यों? यह है आपका सवाल कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को हमेशा ड्राई कंडीशन में बनाते हैं, ऐसा क्यों? तो ध्यान दो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है? RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट को कहीं आप ऐसी स्थिति में रखे हैं जहां पर नमी वाला स्थान है, जहां पर इसको नमी मिल सके, तो यह नमी देने वाले सब्सटेंस यानी कि प्रोटॉन दाता की तरह वह व्यवहार करेगा, उससे ये प्रोटॉन ग्रहण करके हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। जैसे देखो, अगर ये आर्द्र स्थिति में है यानी कि हल्का सा नमी वाली कंडीशन में है, ये पानी के साथ तुरंत रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड रीजेंट हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। सो हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण हमेशा अनाद्र परिस्थिति में करते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये आपका क्या है? ये बना है हाइड्रोकार्बन, ठीक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण हमेशा अनाद्र परिस्थिति में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक हाइड्रोकार्बन C5H10, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा एक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन फार्मूला दिया है C5H10, अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया नहीं करता है, अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया नहीं करता है, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके एक मोनोक्लोरो यौगिक बनाता है।
सवाल को ध्यान से देखिए। हाइड्रोकार्बन C5H10 अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया नहीं करता, परंतु सूर्य के प्रकाश में एक मोनोक्लोरो यौगिक देता है। इस हाइड्रोकार्बन की पहचान कीजिए। मोनोक्लोरो यौगिक C5H9Cl, ये है हाइड्रोकार्बन C5H10 प्रकाश में क्रिया करता है, अंधेरे में क्रिया नहीं करता है। सवाल आपका है कि यौगिक हाइड्रोकार्बन C5H10 फार्मूला है, वह अंधेरे में क्रिया नहीं करता है, परंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके मोनोक्लोरो यौगिक देता है। उस हाइड्रोकार्बन की पहचान कीजिए, जो आपके सवाल में पूछा जा रहा है। अब आप लोग यहाँ देखिए, क्लास 11 में आपको एल्कीन पढ़ाई गई थी। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। CnH2n सूत्र का ये पालन कर रहा, ध्यान दीजिए। यहाँ n = नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो CnH2n इस फार्मूले का यौगिक पालन कर रहा है। तो यहाँ दो कंडीशन हो सकती है। हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के समय आपको बंद श्रृंखला वाले में दो टाइप का बताया गया था, जिसमें एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक था। तो वहाँ पर भी एलिसाइक्लिक में भी क्या होता है, जैसे 5 कार्बन है 10 हाइड्रोजन है, तो देखो 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन वाली कंडीशन ये है। यहाँ भी देखो वही स्थिति है, एल्कीन वाली सेम कंडीशन है यहाँ भी और वहाँ भी है। C5H10 का मतलब पेंटीन होता है। जैसे अगर हम 2 पेंटीन ही बना दें तो देखो यहाँ काउंट करो, यहाँ भी C5H10 नजर आ रहा है। तो इस सूत्र से दो कंडीशन बनती है, या तो ये साइक्लो हो सकता है, साइक्लो एल्केन यानी साइक्लोपेंटेन, या तो फिर ये एल्कीन हो सकती है। ध्यान दीजिए, या तो ये साइक्लोपेंटेन हो सकता है या तो ये एल्कीन हो सकती है। लेकिन सवाल में कहा गया अंधेरे में क्रिया नहीं करता। फिर उसी के आगे आपको कहा गया है कि यह क्या करता है कि प्रकाश की उपस्थिति में मोनोक्लोरो यौगिक देता है। ध्यान दो, ये दे रहा है मोनोक्लोरो यौगिक C5H9Cl। C5H9Cl आपको ये दे रहा है मोनोप्रतिस्थापित कंपाउंड दे रहा है। तो ध्यान दो बच्चों, प्रतिस्थापन की कंडीशन हमेशा एल्केन में ही होती है। एल्केन कभी प्रतिस्थापन नहीं देती है, यानी कि जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वह हमेशा एडिशन रिएक्शन देता है, यानी योगात्मक अभिक्रिया देता है, वह कभी प्रतिस्थापन नहीं देता है। सो ये बात डिसाइड हो गई कि यह सूत्र का यौगिक एल्कीन तो नहीं हो सकता। जब वह एल्कीन नहीं हो सकता है तो इसका मतलब वह यौगिक क्या होगा, साइक्लो वाला होगा। साइक्लो एक कंपाउंड होगा और साइक्लो कंपाउंड में 5 कार्बन वाला साइक्लोपेंटेन होगा। ये साइक्लोपेंटेन है। जब इसकी क्रिया हम क्लोरीन से कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो आपका बन रहा है मोनोप्रतिस्थापित कंपाउंड। जैसे देखो यहाँ Cl लग गया, यहाँ से HCl निकल गया। यहाँ सूत्र क्या है देखो, C5H10, ये फार्मूला है C5H10 का, और यहाँ क्या ड्रा हो रहा है C5H9Cl। ध्यान दो, ये कंपाउंड बन भी रहा है कब, सूर्य के विसरित प्रकाश में। सो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, चूंकि यौगिक अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया नहीं करता, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके मोनोक्लोरो यौगिक देता है, सो यह यौगिक एल्कीन नहीं हो सकता, अतः यह साइक्लोपेंटेन होगा। क्योंकि 5 कार्बन दे दिया है आपको, अतः यह साइक्लोपेंटेन होगा, जिसकी रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार है। स्टार्ट कर लीजिए इसका।
ये होगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, निम्न युग्मों में कौन सा SN2 क्रिया में हाइड्रोक्साइड आयन से तेजी से क्रिया करेगा। अगला सवाल हमारा समझिए, हमारा क्वेश्चन ये है कि कौन सा यौगिक SN2 क्रिया में OH माइनस से अधिक तेजी से क्रिया करेगा। ध्यान दो, आपको SN1 SN2 क्रिया पढ़ाई गई है, इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा OH माइनस से अधिक तेजी से क्रिया करेगा। इसमें दिया है 2 पॉइंट, ए और बी करके बना लीजिएगा। एक पॉइंट दिया है CH3Br तथा CH3I, इन दोनों में बताना है। और बी पॉइंट आपका है CH3 का होल ट्राइCl या CH3Cl, CH3 का होल ट्राइCl तथा CH3Cl आपको दो के युग्म में दिए गए हैं। इन दोनों में से कोई एक SN2 क्रिया फास्ट देगा, इन दोनों में से कोई एक SN2 क्रिया फास्ट देगा। ठीक, चलो अब इसका पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि इन दोनों युग्मों में से कौन SN2 क्रिया में हाइड्रोक्साइड आयन से तेजी से क्रिया करेगा। ध्यान दो बच्चों की SN2 क्रिया हमेशा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से होती है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से होती है। तो यहाँ ध्यान दो, दोनों 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड है, लेकिन दोनों में हाइड्रोजन में देखो डिफरेंस है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है। सो जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चलते हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं की साइज बड़ी होती जाती है। साइज बढ़ने के कारण ये क्या होते हैं, आसानी से जिस ग्रुप के पास अटैच होते हैं उसको लीव कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। बड़े होने के कारण, भारी होने के कारण यहाँ पर ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन की साइज ब्रोमीन से बड़ी है। सो आप क्या लिखेंगे कि दोनों एल्किल हैलाइड एक समान प्रकार के हैं, परंतु हाइड्रोजन परमाणुओं में भिन्नता है, जिसमें CH3I में आयोडीन की साइज, आयोडीन का आकार CH3Br में उपस्थित ब्रोमीन से बड़ा होने के कारण यह आसानी से यौगिक को छोड़ देगा, जिससे इसकी क्रियाशीलता फास्ट होगी, यानी कि तेज होगी। जैसे ये निकलेगा तुरंत OH- इससे आके अटैच कर जाएगा। इसको निकलने में टाइम इसकी तुलना में ज़्यादा लगेगा, क्योंकि स्मॉल इन साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कंबाइन बहुत टाइटली बांध के रखेगा। इससे आयोडीन थोड़ा सा बड़ा होने के कारण लेस रिएक्टिव है और आसानी से यौगिक को छोड़ देगा। तो जैसे आपका CH3 फ्री होगा, तुरंत यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का अटैक हो जाएगा। तो आप लिखेंगे ए पॉइंट में दोनों युग्मों में CH3I SN2 क्रिया में फास्ट क्रिया करेगा। यहाँ चले आओ, यहाँ देखो बच्चों, CH3 का ट्रायस लगा है, ये है CH3 का ट्रायसCl। आपको मालूम है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सी क्रिया देती है, SN1 देती है। क्यों? SN2 में यहाँ देखो क्या स्थिति बन रही है, ज्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस है, ज्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस, ये बल्कि ग्रुप की उपस्थिति के कारण यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम स्टीयरिक हिंड्रेंस उपस्थित है, जिससे SN1 क्रिया तो होगी बट SN2 क्रिया इसमें फास्ट नहीं होगी। तो इस युग्म में आपका मेथिल क्लोराइड जो है ये SN2 क्रिया बहुत फास्ट करेगा कंपैरिजन टू ट्राई मेथिल क्लोराइड।
क्लोराइड के, तो आप लिखेंगे कि उपयुक्त दोनों युग्मों में CH3Cl की क्रियाशीलता ज्यादा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, SN2 प्रतिस्थापन क्रिया की क्रियाशीलता के क्रम में लिखना है। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको ऑर्डर में लिखना है कि SN2 क्रिया किस तरीके से घटते या बढ़ते, किसी भी ऑर्डर में आप उसको अरेंज करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न को SN2 लिखें, SN2 प्रतिस्थापन हेतु क्रियाशीलता के क्रम में लिखो। SN2 प्रतिस्थापन हेतु क्रियाशीलता के क्रम में लिखो। ये सवाल है आपका कि SN2 प्रतिस्थापन की क्रियाशीलता के क्रम में लिखो। पहला ए पॉइंट है 2-ब्रोमो 2-मेथिल ब्यूटेन, 2-ब्रोमो 2-मेथिल ब्यूटेन एक कंपाउंड ये है। दूसरा है 1-ब्रोमो पेंटेन, 1-ब्रोमो पेंटेन। फिर है 2-ब्रोमो पेंटेन, 2-ब्रोमो पेंटेन। ये सवाल है आपका, इनको क्रियाशीलता के बढ़ते घटते किसी भी क्रम में लिख लो। 2-ब्रोमो, इसको भी देख लें, 2-ब्रोमो 2-मेथिल ब्यूटेन, 2-ब्रोमो 2-मेथिल ब्यूटेन। ये क्वेश्चन है, देखो 3 दिए गए हैं, तीनों को अरेंज करनी है आपको। ठीक, तीनों का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है, पहले इसको बना ले। 2-ब्रोमो 2-मेथिल, कार्बन नंबर दूसरे पर ब्रोमीन भी है और मेथिल भी है। ठीक, ये आपका हो गया 2-ब्रोमो 2-मेथिल ब्यूटेन। पैरा 1-ब्रोमो पेंटेन, CH3 CH2 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 और CH2Br, 1-ब्रोमो पेंटेन और पैरा 2-ब्रोमो पेंटेन। इसका देखो CH3 CHBr CH2 CH2 CH3। यहाँ देखो 2-ब्रोमो पेंटेन है, यहाँ 1-ब्रोमो पेंटेन है, यहाँ पर 2-मेथिल 2-ब्रोमो ब्यूटेन है। तो आप देखिए इनको अरेंज करनी है आपको क्रियाशीलता के क्रम में। तो SN2 की प्रतिस्थापन क्रिया में कौन फास्ट रिएक्शन करेगा? सबसे ज्यादा SN2 में कौन होता है? प्राइमरी एल्किल हैलाइड 11 डिग्री है, और वहां देखो कौन सा है वो कौन सा एल्किल हैलाइड है, वो भी 1 डिग्री है। ये कौन सा है? 2 डिग्री है। लेकिन यहाँ पर देखो 1-ब्रोमो पेंटेन 2-ब्रोमो पेंटेन, तो यहाँ देखो यहाँ पर कोई साइड चेन नहीं है, फास्ट रिएक्शन हो सकती है कौन सी? SN2। तो आपका 1-ब्रोमो पेंटेन कौन सा है? ये वाला। तो पहला पॉइंट इसको मिल जाएगा, दूसरे में एक साइड चेन है तो दूसरा पॉइंट इसको मिल जाएगा। सबसे ज्यादा ब्रांच किसमें है? इसमें है, तो लास्ट पॉइंट ये मिल जाएगा। तो इसकी क्रियाशीलता का आर्डर क्या होगी? क्रियाशीलता की आर्डर क्या बनेगी इसकी? देखो क्रियाशीलता के आर्डर में ये सेकंड पॉइंट है, इसको मिला है। क्रियाशीलता की आर्डर में क्या होगा आंसर इसका? 1-ब्रोमो पेंटेन, फिर इससे कम 2-ब्रोमो पेंटेन, फिर लास्ट में आपका क्या आएगा? 2-ब्रोमो 2-मेथिल ब्यूटेन। ये आपका आंसर होगा। इसको इसके साथ ले लीजिए। बी पॉइंट है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। बी पॉइंट है
1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन बी पॉइंट, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, और फिर 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, फिर इसके आगे 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। ये आपके एनसीईआरटी में भी सवाल है और किसमें दिए गए, आंसर पेपर में भी दिए गए। चलिए देखिए इसको SN2 अभिक्रिया के क्रियाशीलता के क्रम में 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन और क्या दिया है 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन 3 दिया है। तो इसमें सबसे कम ब्रांचिंग किसमें दिख रही है, इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में जैसे बनाए थे। इसके बाद किसमें ब्रांचिंग कम दिख रही है, इसमें, और लास्ट में यहाँ देखो इस पे आएगा। क्यों आ रहा देखिए, यहाँ 1 ब्रोमो 3 मेथिल, पहले पे ब्रोमीन तीसरे पर मेथिल, यहाँ दूसरे पे ब्रोमीन तीसरे पर मेथिल। यहाँ देखो पहले पे ब्रोमो दूसरे पे ब्रोमो और दूसरे पे मेथिल, यहाँ पर हिंड्रेंस ज्यादा होगी। तो इस क्रम में सबसे पहला कौन हो जाएगा आंसर में 1 ब्रोमो 3 मेथिल, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, ये पहले पे आ जाएगा। और दूसरे पे कौन आएगा 2 ब्रोमो, दूसरे पे कौन आएगा 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, और आपका लास्ट वाला कौन सा आएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। ये ऑर्डर हो गई। सी पॉइंट देखो इसी में दिया है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, को नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर सी इसी में दिया है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल, 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल, 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल प्रोपेन, और थर्ड है 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, और लास्ट में है 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। ये आपके सवाल हैं। तो इनमें भी देखो, इसमें भी देखो कैसे हो रहा है। इसमें भी देखिए आप, जैसे जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया था उसी पैटर्न को फॉलो करो। देखो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन और 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, 4 कंपाउंड हैं। चारों में सबसे कम ब्रांचिंग किसमें नजर आ रही है, पहला वाला कौन सा है आपका 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो सबसे पहली ब्रांचिंग सबसे अच्छी किसमें आएगी, इसमें। इसके बाद देखो 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल प्रोपेन और 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन और 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, 4 और बचे हैं। ठीक, तो इनमें देखिए और कोई दिया है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। और कोई दिया है, नहीं दिया है। 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। तो देखो इस क्रम में कौन कौन सा आएगा इसमें, पहला स्थान 2 डाइमेथिल प्रोपेन, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। इसमें इससे थोड़ी सी ज्यादा ब्रांचिंग है। ये अगर देखा जाए तो एक सीक्वेंस में ही दिया है, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। तो आप क्या लिख लेंगे 1 ब्रोमो ब्यूटेन
सबसे पहले, फिर 1 ब्रोमो 2 डाईमेथिल प्रोपेन, इसके बाद तब 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, और लास्ट में 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। ये आ जाएगा आपका सीक्वेंस ऑर्डर में। तो इस तरीके से, और क्वेश्चन देखो, इसमें कोई यौगिक है ए, यौगिक ए सोडियम तथा यौगिक ए आपस में क्रिया करके एथेन बनाते हैं। आपका सवाल है सोडियम तथा यौगिक ए आपस में क्रिया करके एथेन बनाते हैं, यौगिक ए को पहचानिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बच्चों, जल्दी करिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि सोडियम तथा यौगिक ए आपस में क्रिया करके एथेन बनाते हैं, यौगिक ए को पहचानिए। आपको मालूम होगा जब भी आपको आ जाए इस तरीके की बात, कोई कंपाउंड सोडियम से क्रिया कर रहा है, तो ध्यान हमेशा रहे कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और इस क्रिया का नाम होता है वुड्स रिएक्शन, यानी वुड्स अभिक्रिया। ये आपकी होती है वुड्स अभिक्रिया। याद रखिए, कंपाउंड ए सोडियम के साथ क्रिया करके एथेन बना रहा है, इसका मतलब एथेन में 2 कार्बन होंगे, तो यौगिक ए क्या होगा? एल्काइल हैलाइड होगा आपका, यौगिक ए एल्किल हैलाइड होगा। क्यों? क्योंकि वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड K2 मॉलिक्यूल सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। ठीक, तो देखो CH3X प्लस Na प्लस CH3X 2 मॉलिक्यूल कंपाउंड रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखो CH3 आपका जुड़ गया, और यहां से 2NaX मॉलिक्यूल निकल गया। अब अगर हम यहाँ X की जगह पे क्या लेते, Cl लेते तो NaCl, Br लेते तो NaBr, I लेते तो NaI। सपोज दैट मैंने Cl लिया, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा? 2NaCl। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद और सवाल देखो, कह रहा क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण करने पर देता है, क्या देगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फॉस्फेट, फॉर्मिक एसिड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोपिक्रिन। तो आपको मालूम है कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन पढ़ाया गया था। तो क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीकृत होता है तो क्या होती है? आपको विधिवत बताया गया कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में भरकर अंधेरे बंद कमरे में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण पर CHCl3 है, देखो CHCl3 अगर ये वायु द्वारा ऑक्सीकृत होता है सूर्य के विसरित प्रकाश में, तो COCl2 देता है, और क्या देता है? H2O। तो इस तरीके से HCl, तो इस तरीके से क्या होता है कि ऑक्सीकृत होकर कार्बोनिल क्लोराइड, और इसी कार्बोनिल क्लोराइड का नाम क्या होता है? इसी कार्बोनिल क्लोराइड का नाम क्या होता है? फॉस्जीन गैस। और देखो क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो आपको बताया गया था क्लोरोपिक्रिन CCl3NO2। चलो और देखो, कार्बिलमिन परीक्षण पूछ रहा था, तो कार्बिलमिन परीक्षण या कार्बिलमिन अभिक्रिया में क्या करते हैं? क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद प्राइमरी एमीन एंड एल्कली NaOH या KOH फॉर्मेशन आप किसका करता है? वो आइसोसाइनाइड का। ठीक, तो इस तरीके से क्रिया हो गई। इसके बाद और सवाल देखो, इसमें ये पूछता है
शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा यौगिक के 2 मोल आपस में क्रिया करके एथेन बनाते, यौगिक ए क्या होगा? तो आपको मालूम है, इसको बताया गया यौगिक ए क्या होगा। ठीक, एथिल ब्रोमाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखिए। एथिल ब्रोमाइड का आपका हम केमिकल प्रॉपर्टी बता ही दिए हैं। और एथिल ब्रोमाइड किसकी श्रेणी में आता है? RX प्राइमरी है, तो प्राइमरी वाले कौन सा रिएक्शन देते हैं? SN2 देते हैं। SN2 क्रिया विधि आपको बताई गई है। चलो और देखो, हुंस-डीकर अभिक्रिया पूछा है, तो हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या होती है? हमने इसको भी बताया है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ CCl4 विलायक की प्रेजेंस में रिएक्ट करा देते हैं, तो क्या बनता है? ब्रोमोएल्केन बनता है। ये मुख्य रूप से ब्रोमोएल्केन बनाने की मेन मेथड है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम ब्रोमोएल्केन बना लेते हैं। HBr और CO2 यहाँ से निकल जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा। देखो इसमें आया है बुर्स फिटिंग अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, तो बुर्स फिटिंग अभिक्रिया भी आपको बता दी गई है। क्लोरोबेंजीन का हैलोजन बाहर की उपस्थिति में हैलोजनीकरण किस प्रकार होता है? तो बच्चों आपको क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण पूछ रहा है, तो ये सवाल आप किए हैं। क्लोरोबेंजीन को क्लोरीन से आयरन प्रेजेंस में होता है, तो आपको यह बताए थे कि एक बार यहाँ लग जाता है, अगली बार यहाँ लग जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? ऑर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। देख लो एक बार, कंफ्यूज मत होइए। इस रिएक्शन को हमने आपको बता दिया है, हैलोजनीकरण में आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण जब किए थे। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, एक बार ऑर्थो पे लग जाता है, अब दूसरी बार किसी में मिक्सचर क्या बनता है? पैरा वाला। ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने लिखा था मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से नाइट्रीकरण भी हुआ था और सल्फोनीकरण भी हुआ था, सब में मिक्सचर बना था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि हमेशा जानते रहिए, परसेंटेज किसका? पैरा वाला ज्यादा होता है, ऑर्थो वाले का परसेंटेज कुछ कम होता है। यानी कि पैरा वाला हमेशा क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट। पैरा वाला हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है और आपका ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट होता है। माइनर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों इसमें कुछ IUPAC नाम दिए गए, इनको सॉल्व करिए। कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझको याद करिएगा, करते चलिए। कहीं दिक्कत होती है तो उसको आप बताएंगे। और जो भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप आसानी से कर ले जाएंगे, इसको सॉल्व करिए। कहीं दिक्कत आती है तो उसको आप उनको सूचित करिए। तो इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल थे, हमने इनको करा दिया है। और भी चैप्टर के जो सवाल हैं आप देखते रहिए, कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कंसल्ट कर लीजिएगा। इस तरीके से ये हो जाता है। तो और भी सवाल आप इसको सॉल्व करिएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड इसका डिस्कस करते हुए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज आपका NCERT सवाल हैलोएल्केन का इस तरीके से आपका कंप्लीट हो रहा है। अब आप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।